सुशासन दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस हो जाएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस की तिथि को मनाते हैं। विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर। और बताया विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा, शिक्षक ने पूछा है शिक्षा। 11 नवंबर ना, 11 नवंबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताना, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। सही। आगे बताना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, जो किनके जन्म दिवस के अवसर पर? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बताना है, नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 44 में है। और एकमात्र भारतीय राज्य जिसमें लागू है ये गोवा राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान के जो है किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। भारतीय किसमें हो जाएगा? भाग 4 में समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख किया गया है। आगे आपको बताना है, कृषि एवं पशुपालन किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, आप लोग के बीच में अभी एक स्टेशन मास्टर साहब आए हैं, विकास जी, कहाँ गायब रहते हैं? ठीक, आइए आगे आइए, बैठिए। ठीक है, क्या हुआ? बेंगलोर बोर्ड में स्टेशन मास्टर जो है लगभग शायद सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिर ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। ठीक है, आगे बताइएगा। अभी पूछे कृषि एवं पशुपालन किस अनुच्छेद में है? 48 में है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में है। आगे बताना है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 45 में हो जाएगा। सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आगे आपको बताना है, ज्वार जो है ये किस फसल है, यानी कासी फसल है? नहीं, ज्वार को ऐसे बोलते हैं ना, इसमें बताना कौन किस प्रकार के फसल में आता है? खरीफ रबी में बताना है। ठीक है, ज्वार जो है खरीफ फसल है। सही है। आगे आपको बताना है जी, खरीफ फसल के अंतर्गत जो है, यानी इस खरीफ फसल के जो किस मंथ में बोया जाता है ये बता दीजिए। तो जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ। ठीक है, जून जुलाई में जो है बोया जाता है खरीफ फसल, और इसे सितंबर अक्टूबर में जो है काट लिया जाता है। और ये जो है यानी खरीफ फसल को जो है वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है। यानी आप जानते हैं जून में क्या होता है, मानसून के प्रवेश हो जाती है, मानसून जून के बाद तो वर्षा शुरुआत होती है, तो वर्षा काल की फसल किसको बोलते हैं? खरीफ फसल। धान बताइए किसके अंदर आएगा? खरीफ। आप एक समय को देखते हुए आप फाइंड कर सकते हैं किसके अंतर्गत आएगा ये। क्या? गन्ना की यदि हम बात करते हैं तो गन्ना ऐसे बोला जाए, जिसका समझिए नवंबर दिसंबर में लगभग समझिए ना कि बोया भी जाता है और जनवरी के आसपास में लगभग जो है काटा भी जाता है। तो अगर सर देखा जाए तो ये रबी फसल के अंतर्गत आएगा। वैसे मक्का मकई दोनों अलग अलग है। ठीक, क्या हुआ? मक्का खरीफ फसल होगा, मोटा। आगे आपको बताना है, सरसों कैसा फसल है? रबी फसल होगा। गेहूं कैसा होगा? रबी ही हो जाएगा। सही। आलू रबी हो जाएगा, क्योंकि जो ठंडे के समय में जो समझ लीजिए वो सब रबी फसल के अंतर्गत चला जाता है। आगे बताना, भारत में जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है हर वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? जी अगस्त में ही है, 30 अगस्त को मनाते हैं। 30 अगस्त को मनाते हैं। सही है। आगे आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र ने जो है MSME यानी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस के रूप में किस तिथि को मनाने की घोषणा की? ये 27 जून को किया है। 27 जून। ठीक है, चलिए आगे बताना है, पंचायत समिति यानी पंचायतों का जब गठन हो जाता है तो गठन के बाद जो है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? पहला बार ग्राम सभा के पंचायत समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है अनुमंडल दंडाधिकारी करते हैं। कौन करते हैं? अनुमंडल दंडाधिकारी करते हैं इसका। आगे आपको बताना है, पाक जलवायु मध्य जो है किस किस के मध्य स्थित है?
भारत और श्रीलंका सही है। बताइए भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ती है? अफगानिस्तान के साथ, जो कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर जुड़ता है। बताइए भारत चीन के साथ जो है सीमा कितना साझा करता है? 33-23 हो जाएगा भारत चीन के साथ। और बताइए भारत पाकिस्तान के साथ कितना करता है? 40-96 बांग्लादेश है। 34 बताते हैं ना, 33-23 बताया तो ये तो भारत चीन है। और भारत पाकिस्तान का थोड़ा कम है इससे, 32-14 है। नहीं, एक बार देख लीजिए, चेक करिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कितना है? क्या हुआ? 32-14 होगा। देख लीजिए ना, अब डाउट वाला चीज को कंफर्म नहीं करना चाहिए। 29-33 है। 29-33 भी नहीं होगा। 2900 है। 29-33 वो दूसरा चीज है। 29-33 वो 29-33 क्या है? भारत का जो है ना पूरब से पश्चिम विस्तार जो है भारत का, वो 29-33 है। और 32-14 जो बोलते हैं उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 32-14 है भारत का। ठीक है, 33-23 भारत पाकिस्तानी है ना। भारत पाकिस्तान 33-23 है। भारत चाइना ज्यादा है इससे, 3488 किलोमीटर भारत और चाइना हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान भारत अफगानिस्तान के बाद कितना? 106 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ बात करें हम बांग्लादेश का 40-96, और इसके साथ बात करें नेपाल का 1751 हो जाएगा। बताइएगा गौतम बुद्ध ने जो अपना शिक्षा जो दिया था, प्रथम बार शिक्षा किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, आगे आपको बताना है। और गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा, प्राकृत भाषा में भी दिए थे, और आम जनता को जो शिक्षा दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। आगे आपको बताना बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइएगा एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को बताइए। बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होता है। और बौद्ध धर्म में के जो है नियम संबंधित व्याख्या जो किस पुस्तक में किया गया है? त्रिपिटक के अंतर्गत अभिधम पिटक, विनय पिटक में किया गया है। यानी बौद्ध धर्म के नियम संबंधित व्याख्या जो किस में किया गया है? विनय पिटक में किया गया। और विनय पिटक के लेखक कौन है? उपाली। विनय पिटक के लेखक उपाली। सुत्त पिटक के लेखक आनंद हो जाएंगे। कौन होंगे? आनंद हो जाएंगे। ठीक है, और सुत्त पिटक में किसके बारे में चर्चा की गई है? उपदेश, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जितने भी उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा किसमें किया गया है? सुत्त पिटक में किया गया है। और एक त्रिपिटक में कौन तीसरा पिटक होता है? अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक की रचना किसके द्वारा? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। मोगलीपुत्तिस के द्वारा। बताना है आपको पाली बौद्ध संगीति में किस त्रिपिटक में से किसका रचना हुआ था? पाली बौद्ध संगीति में 2 पिटक का रचना हुआ था। एक तो जो है पहला हो गया आपका सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक। यानी विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। और जो है तीसरी बौद्ध संगीति में एक तीसरे त्रिपिटक की रचना हुआ था जिसका नाम अभिधम पिटक। और तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्तिस के द्वारा। और मोगलीपुत्तिस के द्वारा लिखा गया भी था ये पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म और संघ हो जाएंगे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे। बताइए कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन कौन है? पंपा, पुण्य, रन हो जाएंगे। पंपा, पुण्य, रन हो जाएंगे, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है बहादुर शाह जफर का मृत्यु कब हो गया था? 1862 में। कहा में? रंगून में हो गया था। सही है, रहेगा। रंगीला बादशाह के रूप में किसको जानते हैं? मोहम्मद साहब को जानते हैं। सही है, आगे आपको बताना है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बताइए बहादुर शाह जफर जो है किनके पुत्र थे? अकबर द्वितीय के पुत्र थे। ध्यान रखना है, बहादुर शाह जफर जो है किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया? लाल किला, लाइट आ जाएगा, वो लाइट कटा हुआ है, आ जाएगा जस्ट। वो नहीं हुआ है, लाइन कटा हुआ, इन्वर्टर प्रिंटर का लाइन दे दी है इसलिए आ गया।
अच्छा फैन ऑफ कर दीजिए, वैसे गर्मी तो नहीं लग रहा है ज्यादा? नहीं फैन ऑफ कर दीजिए ना, थोड़ा बोलना भी कम एनर्जी से पड़ेगा। क्या हुआ? आ जाएगा, वो प्रिंटर का लाइन दे दिया गया है जिस पर दिक्कत है। लाइटों सब ऑफ कर दिए। जिसे बी लिखा होगा देखिए ना आप, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए बताइए, जो है अभी पूछ रहे थे आपसे, बहादुर शाह जफर किसके पुत्र थे? अकबर द्वितीय के पुत्र थे। चलिए बताइए, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर कब किए थे? 1526 में किए थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526। अगर तिथि की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके मध्य? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम पूछा जाता है। दूसरा युद्ध कौन था बाबर के द्वारा लड़ा गया? खानवा का युद्ध, ठीक है। बताइए बाबर ने जो है किस युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। देखिए बाबर के द्वारा जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई किस पद्धति पे जीती गई थी? तुगलनुमा पद्धति पे जीती गई थी, ठीक है। जिसमें बारूद का प्रयोग सबसे पहला किस युद्ध में किया गया था? पानीपत की प्रथम युद्ध में ही किया गया था। आगे आपको बताना है, दूसरा युद्ध बाबर के द्वारा कौन? खानवा का। और खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध बताइएगा कौन था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बाबर और मेदिनी राय जो कब हुआ था? 1528 में। और चौथा युद्ध की बात करें 1529 में, कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। आप लोग को समय थोड़ा सा देते हैं, 3-4 सेकंड का बोलने का, बोल लीजिएगा फिर चुप हो जाएगा। हम जब बोले तो सभी लोग को सुनने दीजिएगा, ठीक है। चौथा युद्ध कौन था? घाघरा का युद्ध, जो किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था। और बाबर एक ऐसा शासक हुआ जितना युद्ध लड़ा उतना युद्ध जीता, ठीक है। आगे बाबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1530 में हो जाती है। कब होती है? 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं, बाबर की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा है? हुमायूं बैठा है। इससे पहले बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर ही हो जाएगा, ठीक है। हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठता है और 1531 में एक युद्ध लड़ता है हुमायूं के द्वारा, जिस युद्ध का नाम देवराई का युद्ध, जो कब होता है? 1531 में होता है। और 1533 में हुमायूं के द्वारा एक नगर का स्थापना, जिसे एक भवन के नाम से भी जाना जाता है, दीन पनाह नगर या दीन पनाह भवन की स्थापना कब करते हैं? 1533 में करते हैं। और यह दीन पनाह भवन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, यह एक पुस्तकालय के रूप में काम करता है। और अंततः हुमायूं की मृत्यु वहीं से, यानी कि दीन पनाह भवन के सीढ़ी से गिरकर हो जाती है, जो कि कब हो जाती है? 1556 में हो जाती है। अब आपको बताना है हुमायूं के बारे में। एक इतिहासकार का कहना था, सुन लीजिए पहले, एक इतिहासकार का कहना था कि एक ऐसा शासक जिसका जीवन गिरते पड़ते शुरुआत हुआ और गिरते पड़ते समाप्त भी हो गई। वो इतिहासकार कौन थे? इतिहासकार लेनपुल थे। कौन थे? इतिहासकार लेनपुल के द्वारा कहा गया था। और हुमायूं के द्वारा जो है एक युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि हुमायूं के द्वारा कुल कितनी युद्ध लड़ी गई? वो टोटल 4 युद्ध है। और उस चारों युद्ध को एक बार ध्यान से सुनेंगे। पहला युद्ध तो आपको बता चुके हैं, देवराई का युद्ध, जो 1531 में। दूसरी युद्ध की बात करें तो एक ही बार 1539 में लड़ता है, जिस युद्ध का नाम चौसा का युद्ध होता है। और चौसा की युद्ध 1539 में लड़ी जाती है, जो किसके किसके मध्य लड़ी जाती है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ी जाती है, जिस युद्ध में किसी तरह जान बचा लेता है। यानी कहने का मतलब फिर अगला युद्ध फिर से वो अगला है 1540 में, जो जान बचाकर भाग जाता है। पैसेंस रखिए। इसके बाद जो है 1540 में फिर से एक बार युद्ध होता है, जिस युद्ध में पूरी तरह पराजित हो जाती है, जो अपना जान बचाकर जो है निकल जाता है। और निकलने के बाद फिर जो दूसरा युद्ध कौन सा होता है? कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में होती है। ध्यान रखना है, हुमायूं के द्वारा 3 युद्ध बताया आपको। पहला देवराई 1531, दूसरा चौसा 1539 और तीसरा कन्नौज या बिलग्राम 1540।
3 युद्ध हो गया। चौथा युद्ध जो होता है जब दूसरी बार यानी सत्ता को हथियाता है, जो कि शेरशाह सूरी का पुत्र का क्या नाम, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह उसका नाम था, लेकिन सिकंदर लोदी के साथ लड़ा था वो यार। क्या हुआ, सिकंदर लोदी के साथ युद्ध लड़ा था। इस्लाम शाह तो उसका पुत्र था। नहीं हम क्या बोले, शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम इस्लाम शाह था। जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। 1555 में जो है एक युद्ध होता है जिसका नाम सरहिंद का युद्ध या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो 1555 में लड़ी जाती है, जिस युद्ध में शेरशाह का पुत्र जो होता है इस्लाम शाह पराजित हो जाता है। उसके बाद फिर से सत्ता को हथिया लेता है, और इसलिए आगे चल के एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध कौन सा था। वही तो 1555 का हो जाएगा ना, सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाएगा, जो अकबर के जीवन काल का प्रथम युद्ध हो जाएगा। जीवन काल का मतलब क्या है, अकबर जब से जीना शुरू किया तब से बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया। लोग क्या करते हैं, अकबर के द्वारा लड़ाए गए युद्ध में पहला युद्ध ले लेते हैं। 1556 में कौन सा लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। लोगों को लगता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई लोग टिक करके निकल जाते हैं। ये ध्यान रखना है, अकबर के जीवन काल का पहला लड़ाई कौन सा हो जाएगा, सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाएगा, जो कब लड़ा गया था, क्या देखा था। हम क्या बोले, अकबर के जीवन काल का बोले है, देखा था नहीं, लड़ा था या देखा था, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा सर, ये मच्छीवाड़ा का और सरहिंद का दोनों का डेट अलग है। नहीं एक ही है। नहीं, हम देखे थे कि दोनों का डेट अलग अलग है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, 5-7 दिन का अंतर है। मच्छीवाड़ा एक ही साथ कंटिन्यू चल रही थी, हो सकता है गैप में कहीं दिया होगा किसी बुक में, वो अलग है। एक के उसी के नेम को नाम को जो है ऑब्लिक करके दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1556 हो गया। इसके बाद 1556 के बाद जो है अकबर का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। हाँ, अकबर का राज्याभिषेक होता है, कहाँ में होता है, कहाँ में, कालानौर में होता है। और ऐसे अकबर का जन्म कब होता है, 1542 में होता है। कहाँ होता है, अमरकोट में, राजा बिरसाल के भवन में होता है, ठीक है। अच्छा, अकबर का राज्याभिषेक जो होता है 1556 में, राज्याभिषेक के बाद उस किसके संरक्षण में रहते हैं, बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। कब तक रहते हैं, 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। 60 से 62 तक 2 साल इनका ऐसे ही बीत जाता है, जिस काल को 1560 और 62 के शासन काल को कहा जाता है पर्दा का शासन या फिर पेटीकोट का शासन बोला जाता है। कब, किस पीरियड को बोला जाता है, 1560 से 62। और आगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर को हरम दल से मुक्ति किस वर्ष मिलती है, 1562 में मिलती है। अकबर को हरम दल से मुक्ति किस वर्ष मिलती है, 1562 में मिलती है। और हरम दल से मुक्ति के साथ साथ ही 1563 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति करता है। यानी अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब की जाती है, 1563 में की जाती है। और 1563 तीर्थ यात्रा समाप्त हुआ, जस्ट एक और कर दिखता है जिसका नाम जजिया कर, और जजिया कर को कब समाप्त करता है, 1564 में। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि जजिया कर को सर्वप्रथम शुरुआत किसके द्वारा की, मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम की बात करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण कब, 711 में, और सफल आक्रमण 712 में होता है, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण की बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम है। इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत आया था, और साथ साथ धन दौलत लूट के साथ साथ इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। और सर जिस समय जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन था, दाहिर था, ठीक है, राजा दाहिर था, ठीक है। आगे आपको बताना है ये कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है किस विजय को लक्ष्य रखा गया था, वो सिंध विजय था। यानी मोहम्मद बिन कासिम का पहला सिंध पे आक्रमण किया गया था। उस समय वहां के शासक कौन थे, राजा दाहिर थे। अब आपको आगे बताना है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है जजिया कर को शुरुआत की गई थी। और आगे चल के पूछा जाता है कि जजिया कर जो है यह ब्राह्मणों पर नहीं लागू हुआ था। यानी बोला जाए तो ब्राह्मणों पर नहीं लागू, कौन लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। और दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को ही कहा जाता है। अब आपको बताना है, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लागू होता था, तो इसको जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लागू किया गया था, तो किस किस पर नहीं लागू था, ब्राह्मण पे नहीं लागू था, महिला पे नहीं लागू था, विकलांग पे नहीं लागू था, बेसहाय पे नहीं लागू था, कहने का बच्चा पे नहीं लागू था, विकलांग पे नहीं लागू था। यानी बहुत से जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे नहीं लागू। बहुत से बच्चा, बहुत से विकलांग, बहुत से समझ लिए ब्राह्मण, बहुत से बेसहाय समझ लिए जिसको असहाय सहारा बोलते, जिसको कोई सहारा नहीं हो, ठीक है। हाँ, एक महिला को ऐड कर दीजिए बीच में, क्या हुआ, वृद्ध व्यक्ति, उन सभी पे नहीं लगता था। यानी समझ लीजिए ये सब पे नहीं लगता था, तो बाकी जो है उन सब पे लगता था। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लागू करने वाला कौन सा शासक है, फिरोज शाह तुगलक। आगे आप देखते हैं, अभी थे कहां